हेलो एवरीवन। होम साइंस के सिलेबस पे हम लोग बात कर लेते हैं। होम साइंस को लेके बहुत परेशानी है। बहुत सारे लोग होम साइंस ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है। बट ले लिया है कि कुछ ना कुछ भगवान भरोसे तो हो ही जाएगा। होम साइंस को लेके नोट्स में भी दिक्कत है कहीं ना कहीं, और सिलेबस ही क्लियर नहीं है। सबसे पहले मैं होम साइंस का सिलेबस आपको क्लियर कर देता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर A1 और सेक्शन इन सबको भूल जाइए, सिलेबस पे डायरेक्ट आइए। सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन, यहाँ पे स्टडी ऑफ फूड्स यानी भोजन के बारे में, अलग अलग तरह का जो खाना है उसके बारे में बात किया गया है, जिसके अंदर अनाज, मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ, पल्सेस यानी दाल, वेजिटेबल, फ्रूट्स यानी फल, और जैसे फ्लैसी फूड्स के अंदर मीट, फिश, पोल्ट्री फॉर्म की चीज़ें आती है, एग आता है। इसके अलावा मिल्क और मिल्क से बना हुआ चीज़, फैट एंड ऑयल्स। यानी यहाँ पे आपको भोजन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अलग अलग खाने का, उसके अंदर क्या क्या मिलता है, कंपोजिशंस क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या है खाने का, दाल का, फ्रूट का। ताकि मान लो यहाँ पे होम साइंस के अंदर क्या है, पहले क्या माना जाता था, सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, बट अब मेल मेंबर को भी बराबरी का राइट दिया गया है वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में सबको जानना जरूरी है ना, क्योंकि बच्चों को देखना है, बुजुर्गों को देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अब ऐसे में अगर फूड्स के बारे में ही जानकारी नहीं होगी तो फिर उससे रिलेटेड मैनेजमेंट कैसे होगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट यानी न्यूट्रिएंट की बात की गई है, यानी पौष्टिकता की बात की गई है, उसका क्लासिफिकेशन पूछा गया है। न्यूट्रिशन का सोर्स क्या होगा, न्यूट्रिशन का फंक्शन क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्यों रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है। इसकी कमी से क्या हो सकता है, कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये सब भी यहाँ पे आप लोग रेडी कर लीजिएगा। यानी जहाँ पे फूड के बारे में पढ़ना है, वहीं पे उन सब के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको भी देखना है। न्यूट्रिशन का काम क्या है, सोर्स क्या है, यानी अंडे से क्या मिलेगा, मिल्क से क्या मिलेगा। ये अब दो चीज़ हो गया। तीसरा भी तो काम है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, मतलब सही उपयोग खाने का। अब यहाँ पे डाइजेशन की बात की गई है, एब्जॉर्प्शन की बात की गई है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट की बात की गई है। ठीक है, उसके यानी यहाँ पे आपसे ये पूछा गया, जैसे ये BMR है ना, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, ये क्या होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। यानी फूड को हम कैसे डाइजेस्ट करेंगे, मेटाबॉलिज्म के बारे में यहाँ आपको देखना है, BMR के बारे में जानना है, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, कितनी एनर्जी कैसे एग्जॉस्ट होती है, कैसे उसको हम खा पी के ठीक कर सकते हैं। कुल मिला के एकदम से प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं ना, वो सब आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद अगला है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए यहाँ पर जैसे ही थेरेपेटिक वर्ड आ गया, सीधी बात है कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए है। किसी भी तरह का डायबिटिक हो सकता है, आपको किसी तरह का अल्सर का दिक्कत होगा, हाइपरटेंशन माने किसी अर्थराइटिस है, तो किसी भी तरह का यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है, किसी भी तरह का, बाल ही पकड़े हैं, समझ में आ रहा है, डाइजेशन में दिक्कत है, तो इस तरह में किसी का भी दिक्कत है, वहाँ पे हम वहाँ पे किस किस चीज़ की कमी हो सकती है और क्या क्या वहाँ अवेलेबल करवा दिया जाए तो फिर वो ठीक हो जाएगा, उसकी स्टडी यहाँ करनी है। मतलब कुल मिला के हर तरीके से मास्टर बना देना है आपको। उसके बाद अगला है, ये जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है फूड स्पॉइलेज, इसका मतलब सीधा है कि खाना अगर ख़राब हो जाता है तो उससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे आप लोग अक्सर हाँ फूड पॉइजनिंग शब्द से आप जानते होंगे, तो फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है, क्वालिटी ऑफ फूड क्या होता है, कंट्रोल ऑफ फूड क्वालिटी क्या होता है, यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो मानक है उसके बारे में, यहाँ पे ISI क्या होता है, AG मार्क क्या होता है, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा।
जो इको मार्क है वो क्या होता है, तो यहाँ पे जो फूड है उसकी जो पैकेजिंग, मान लो ये पूछा जा सकता है कि जो फूड के ऊपर रेड सिंबल है और ग्रीन सिंबल है उसका क्या मतलब है। तो फूड स्पॉयलेज के अंदर फूड के अंदर जो फूड की खराबी होती है, अच्छे क्वालिटी की फूड, उससे रिलेटेड जो मार्क है, उससे रिलेटेड जो मार्क्स है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन, इतना तो हमने कर लिया। अब इतना कर लिया और मान लेते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी है, तो अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब माल न्यूट्रिशन के कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, ठीक है। अब इस माल न्यूट्रिशन का भी अलग अलग वर्ग में अलग अलग इम्पैक्ट है। जैसे मान लो बच्चे हैं, वहाँ पे अलग इम्पैक्ट होगा। महिलाएं हैं, वर्किंग वुमेन हैं कि घर की हैं, उनको अलग इम्पैक्ट होगा। बुजुर्ग हैं, उनको अलग इम्पैक्ट होगा। इसके लिए सरकार क्या प्रोग्राम है, उसके अलावा इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए जो सरकार अलग अलग प्रोग्राम चला रही है, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम, रोल ऑफ ICDS, WHO, यूनिसेफ, NIM, NFI, इन सब का क्या काम है वो भी यहाँ पे देखना है। माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए जो जो प्रोग्राम नेशनल और इंटरनेशनल चल रहा है इसको भी देखना है, ठीक है। तो ये आपका एक सेक्शन हो गया। इस सेक्शन के अंदर फूड एंड न्यूट्रिशन आया। अब होल एंड सोल बात करें तो यहाँ सेफ्टी ऑफ फूड की बात की गई है, न्यूट्रिशन की बात की गई है, फूड का हम सही तरीके से यूज़ कैसे करें, कोई बीमार है तो उसके लिए किस तरह के फूड होने चाहिए, किस फूड से सही से न्यूट्रिशन मिलेगा, फूड के अंदर अच्छी फूड क्वालिटी के लिए कौन कौन से मार्क्स दिए जाते हैं, फूड स्पॉइल कैसे होता है, इसके अलावा माल न्यूट्रिशन की बात की गई है। सेक्शन 2 के अंदर आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ की बात की गई है। यहाँ पे बेसिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी बेसिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है। यहाँ पे ये कहा गया है कि रोल ऑफ, यानी लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टेज फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, एंथ्रोपोलॉजी, जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इसमें जो आदमी ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसमें जेनेटिक और एनवायरमेंट का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे आपको होम साइंस को अलग अलग मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से भी आप ऐड करके इसको जान सकते हैं। इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे अगर एनवायरनमेंट का असर हो रहा है तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी यहाँ पे आ जाता है। जेनेटिक या एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है ये सब पूछा गया है, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपका ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इस पर क्या इम्पैक्ट है। दूसरा, डेवलपमेंट अब किसका, बच्चे का। किसका डेवलपमेंट, बच्चे का है 0 से 5 साल। क्या, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, माने किस तरह से 5 साल के बच्चे में इस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। इसी 5 साल के बच्चे में स्पीच डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे होगा, यहाँ पे फैमिली का रोल, स्कूल और कम्युनिटी की रोल की जा रही है, सीधा सीधा आप साइकोलॉजी के अंदर चले जाएंगे। साइकोलॉजी में लिखा ही हुआ है कि ह्यूमन साइकोलॉजी पे किसका किसका इम्पैक्ट पड़ता है। पहला हमारा शिक्षा घर से होता है, ठीक है। उसके बाद स्कूल कॉलेज जाने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से मिलना जुलना होता है। इसके अलावा अब सोशल मीडिया भी है, तो इन सब का हमारे पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ एक और हो गया। इसके बाद अगला है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब क्या है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं, अब इनको हम यहाँ पे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर रखे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इनको केयर कैसे करेंगे, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, बताना है आपको। तो कभी बच्चे, किसी के भी बच्चे अगर कोई इस तरह की बीमारी से हो जाते हैं तो फिर उनको कैसे हम ट्रीट करेंगे। उसी तरह से अगला है यहाँ पे कहा गया है कि किस तरह से बच्चे का काम तो अब हो गया, किस तरह से जो किशोर हैं, ठीक है, उनका फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, उस समय का टेम्पटेशन, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस, किस तरह से जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो किस तरह से फिजिकल, सोशल, इमोशनल चेंजेस आता है, किस तरह से वो एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग घुलते हैं, किस तरह से उनके अंदर फैमिली
डेवलपमेंट होता है, फैमिली रिलेशनशिप बढ़ता है। तो ये सारा जो है यहाँ पे देखना है। बच्चे यहाँ पे हैं और किशोर यहाँ पर है, तो इस तरह से उनके अंदर जो अब चेंजेज आ रहा है सोसाइटी के प्रति, उनका अपना फिजिकल चेंजेस है, उनका अपना इमोशंस का चेंजेस है, उस पर स्टडी करना है और उसको अगर निगेटिव की तरफ जा रहा है तो कैसे ठीक कर सकते हैं। और फाइनली है यहाँ पे फैमिली लाइफ साइकिल, सिग्निफिकेंस, स्टेज एंड डेवलपमेंट, टास्क एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ईच स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, कंटेम्प्ररी फैमिली प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि कोई भी जो परिवार का जो जीवन चक्र है उसके बारे में, उसका सिग्निफिकेंस यानी क्या फ़ायदा है, उसके स्टेज अलग अलग क्या है, डेवलपमेंट टास्क क्या है, उसमें समस्याएं क्या है। हर स्टेज में समस्या होती है, हर स्टेज का अपना फ़ायदा है, सब कुछ है। अब यहाँ पे जो नॉर्मली कंटेम्प्ररी पूछा गया है, यानी अभी समकालीन फैमिली प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे शादी के अंदर क्या दिक्कत है, फिनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, सिकनेस, एक्सीडेंट, दहेज प्रथा, डाइवोर्स और ओल्ड एज, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। नौकरी कर रही हैं महिलाएं, उनको अपनी दिक्कत है, हाउसवाइफ को अपनी दिक्कत है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसके कारण कई सारी फैमिली साइकिल के अंदर दिक्कत आती है। और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, काउंसलिंग के जरिए। और काउंसलिंग के प्रति हमारा सोसाइटी का जो अभी अप्रोच है वो भी आपको तैयार रखना है। तो यहाँ पूछा गया है जो हमारा अभी कंटेम्प्ररी फैमिली है, इसके अंदर किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या स्टेज है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, सिकनेस हो गया, डॉडी, डाइवोर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है और इसको काउंसलिंग से या इस तरह से कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अब पेपर 2 के अंदर आते हैं। पेपर 2 के अंदर क्या है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। ये फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये क्या है। अब आपने ऊपर क्या फूड एंड न्यूट्रिशन को देख लिया, यहां देखिए आपने बच्चों को फूड एंड न्यूट्रिशन को फर्स्ट पेपर में देख लिया, दूसरे पेपर में अब आपने फैमिली को भी देख लिया। अब पहली बार में न्यूट्रिशन देख लिया, फैमिली को देख लिया, अब फैमिली का जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको देखना है। फैमिली रेडी है, रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या देखना है। अब सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम डिमांड ड्यूरिंग साइकिल, टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट, लीजर टाइम। मतलब यहां कहना यह है कि आपके अंदर यानी आप यहां पे जो भी हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो जब मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ पे टाइम मैनेज कैसे, जैसे आप किसको कितना कैसे टाइम देना है। आप अगर वर्किंग वुमेन है तो घर में कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, बुजुर्ग को टाइम देना है, बच्चों को देना है, इसके अलावा आपके पास जो खाली टाइम है वो आपको भी देना है, उसका कैसे यूज़ करेंगे, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे बात करना है। इसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट भी बोला गया है। एनर्जी मैनेजमेंट मतलब आप कैसे अपने काम को बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे एनर्जी कॉस्ट यानी हाउस होल्ड का जो टास्क करते हैं तो कैसे आपकी एनर्जी खर्च होती है, आप कैसे क्या करें कि आपका एनर्जी भी सेव हो और काम भी हो जाए। उस टेक्निक का बहुत सारा आप देखते हो ना, वीडियोस भी आता है, ये कर लो वो कर लो। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट के रूप में यहाँ पढ़नी है। तो ये तो मैनेजमेंट हो गया किसका, टाइम मैनेजमेंट का, कि आप टाइम कैसे मैनेज करती हैं और अपने एनर्जी को कैसे मैनेजमेंट करती है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक टाइम मैनेजमेंट और यहाँ एनर्जी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मनी मैनेजमेंट आ गया, यानी जो आपका फैमिली इनकम है, जो आपका लाइफ साइकिल है, उसके अंदर पैसे का कैसे यूज़ होता है, कैसे बजट बनता है, कैसे कितना भी पैसा सेविंग होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, कैसे इन्वेस्टिंग द मनी ऑफ फॉर फ्यूचर, कैसे आप भविष्य के लिए मनी इन्वेस्ट करते हैं। सप्लीमेंट, कैसे फैमिली इनकम के अंदर कुछ ऐसा सप्लीमेंट है अलग तरीके से जिससे और इनकम जनरेट हो, उसके लिए क्या करते हैं, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउसिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन। अब जब आप घर के अंदर रहेंगे, कोई भी हो, तो घर खराब तो रखना नहीं है, तो यहाँ पे हाउसिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन भी ये शो करता है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि घर किसी का अच्छा हो, खूबसूरत हो, यानी महिलाओं ने अच्छे से डेकोरेट किया है इसको, महिला ने अच्छे से डेकोरेट किया, ऐसा लोग कहते हैं। तो घर डेकोरेट होता है तब भी समझ में आता है कि उसके अंदर कितना इनपुट किया गया है खर्च, और उसमें भी कैसे मैनेजमेंट किया गया है। यानी घर के अंदर किसी कोने में कुछ नहीं रख देंगे। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी किस तरह से आपका साइट का सिलेक्शन होता है, हाउस का लेआउट आपके अकॉर्डिंग कैसे है, फ्लोर को आपने कैसे प्लान किया है, स्पेस कैसे आपने अलग अलग डिवाइड किया है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अलावा मतलब किस तरह से दीवारों का ट्रीटमेंट है, किस तरह से फ्लोर को कवर किया है, प्लान कैसे किया है, किस तरह से वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं,
कितना कॉस्ट इसके अंदर आया है, आप किस तरह के इंटीरियर डिज़ाइन के चीज़ों को फॉलो करते हैं अपने घर के अंदर, क्यों करते हैं। कुल मिला के आप घर के अंदर जो इंटीरियर डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं, इसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे आपको एक छोटा सा जगह दे दिया जाए 2 रूम का फ्लैट तो आप उसको कैसे सजा लोगे, यानी इन सब चीज़ों को और उसके पीछे तर्क क्या है, ये सब आपको रेडी रखना है। अब जब आपने घर वर को सजा लिया, टाइम मैनेज कर लिया, घर को सजा लिया, अब आपको टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग यानी कपड़े पे आना है। अब आपको कपड़े की जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे अभी मैं चला जाऊं तो मुझे पता ही नहीं चंदेरी किसको कहते हैं, सिल्क किसको कहते हैं। कॉटन तो समझ में आता है, इसके अलावा नहीं आता। लेकिन गर्ल्स को पता होता है कि कौन रबर प्रिंट साड़ी है, ये है, वो है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन। अब इसके में टेक्सटाइल में कौन कौन सा फाइबर्स का यूज़ किया गया है या कौन कौन सा फैब्रिक यूज़ किया गया है, वो उनको पता होना चाहिए। उसके सोर्स क्या है, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। अब बच्चों को मान लो उस तरह के हम पॉलिस्टर टाइप के कपड़ा गर्मी में पहनाते तो रिएक्शन कर जाएगा ना, तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, फिजिकल, केमिकल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क, रेयॉन, यानी अलग अलग तरह के जो कपड़े होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। उसके बाद फाइबर, तो ये हो गया। अब फाइबर टू फैब्रिक की बात की गई है, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ किस तरह के फैब्रिक होते हैं, कैसे फैब्रिक बनता है, कैसे वेबिंग होता है, पार्ट ऑफ लूम, टाइप ऑफ वेब्स, ठीक है, फैब्रिक फिनिशिंग, कैसे टेक्सचर फिनिशिंग दिया जाता है, मतलब किस तरह से जब फाइबर से फैब्रिक तैयार होता है तो एक तो वो बनता कैसे है, उसके अंदर अलग अलग टेक्सचर कैसे दिया जाता है, अलग अलग तरीके से उसको कैसे डाई किया जाता है, पेंटिंग मेथड क्या है। जैसे अभी मैंने टी शर्ट पे कुछ प्रिंट करवाया तो कैसे प्रिंट किया, उसके अंदर रबर प्रिंटिंग भी होती है, नॉर्मल प्रिंटिंग भी होती है। उसके अलावा वार्डरोब प्लानिंग, वार्डरोब प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप किस तरह से टेक्सटाइल को डिजाइन करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे कलर के कपड़े पहनते हैं, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग क्लॉथ इन डिफरेंट एज ग्रुप, कैसे बच्चों के लिए अलग कलर होता है, एडल्ट के लिए अलग होता है और बुजुर्ग के लिए अलग होता है, क्राइटेरिया क्या है उसका, क्लाइमेट कंडीशन, एसोसिएशन फॉर मेंस एंड वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। तो इस तरह से यहाँ पे टेक्सटाइल एंड फाइबर में सबसे पहले फाइबर क्या है, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, डिजाइनिंग कैसे होती है और उस फैब्रिक के टाइप्स क्या हैं, क्या केमिकल एंड फिजिकल उसके अंदर चीज़ें हैं, और आप कैसे कपड़े को सिलेक्ट करते हैं, आपकी अलमारी में कैसे कपड़े रहते हैं, ये यहाँ पे किया गया है। इसके बाद अगला है कि होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी अब इतना आपने पढ़ लिया। एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ एक्सटेंशन, रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, नीड फॉर होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी अब होम साइंस के लिए, गृह विज्ञान के लिए एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सटर्नल एजुकेशन क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का फिलॉसफी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि क्यों होम साइंस के लिए एक्सटर्नल एजुकेशन की आवश्यकता, उसका रोल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है एक्सटेंशन वर्कर के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब अगला एक्सटेंशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। अब सवाल ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ होम साइंस एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एज ए प्रोग्राम एंड प्रोसेस, फील्ड कवर, फिनेंसिंग, प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंशन। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला, ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा इसका एक्सटेंशन कितना है, इसके अलावा किस तरह के फील्ड को ये कवर करता है। यानी आप देखो जैसे अभी नॉर्मल होम साइंस का हमने चीज़ किया, लेकिन इसके अंदर अगर हमको कुछ स्पेशल करना है, इंटीरियर की ही बात कर लें, क्लॉथ के अंदर ही बात कर लें, कुछ अंदर स्पेशल जाके करना है, प्लांटेशन की बात कर लें, हमें गार्डनिंग करना है, वो कर लें, तो वैसी स्थिति में हमको एक्सटेंशन एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब प्रोग्राम प्लानिंग की बात की गई है। अब प्रोग्राम प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, स्टेप्स ऑफ मेकिंग ए प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड प्रोग्राम प्लानिंग, यानी हम प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं, उसका मतलब क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्कोप क्या है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की गई। अब कम्युनिकेशन 100% जो है वो एक्सटर्नल एजुकेशन के अंदर ही आएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है
कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, मॉडल क्या है, टूल्स क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, कैसे कम्युनिकेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे सिंगल एंड डबल लेयर को फॉलो करता है, ये सब हमको जानना है। इसके बाद कम्युनिटी की बात करते हैं, यानी कम्युनिटी क्या होती है, इसके स्कोप क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, लिमिटेशंस क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चलता है, सामुदायिक विकास के लिए जो प्रोग्राम चलता है, वो कितने टाइप का होता है, क्या रोल है पंचायत का इसके अंदर, विलेज स्कूल का क्या रोल है, कोऑपरेटिव का क्या रोल है, महिला मंडल, यूथ, फार्मर क्लब, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज का इसके अंदर क्या रोल है, ये भी देखना है। क्योंकि हमारा सिर्फ समाज के प्रति, सिर्फ घर के प्रति काम नहीं है, बल्कि हमको समाज के प्रति भी काम है, क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो वैसे में एक्सटेंशन स्टडी काम आता है। फिर टीचिंग एंड लर्निंग इन एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, क्लासिफिकेशन, ये सब है। जैसे मास ग्रुप, इंडिविजुअल के तहत मेथड ऑफ टीचिंग की बात की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो आई थिंक आपका जो होम साइंस है वो क्लियर हो गया। सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ की बात करेंगे, फिर फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे टाइम, पैसा, डेकोरेशन करना है, फिर टेक्सटाइल, कपड़े कैसे सेलेक्ट करने हैं, क्या टाइप्स होना चाहिए, फिर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर आएंगे जहाँ प्रोग्रामिंग होगी, कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिटी लेवल पर डेवलपमेंट की बात होगी। और अब मैं बता देता हूँ कि ये जो है वो बीपीएससी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये एक्चुअली उड़ीसा पीसीएस से निकाला गया है, और उड़ीसा पीसीएस से निकाला गया है। और होम साइंस के इसके पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन सबसे बातचीत किया गया, जो ऑलरेडी होम साइंस दे चुके हैं, इनका सिलेक्शन हो गया है, उनसे भी बात किया गया, तो इसी को बीपीएससी भी फॉलो करती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और ये आपको बहुत मदद करेगा।